Welcome students. Today in this video we are going to cover the practice test 2, or rather I should say we are going to solve the questions which were asked in ICET paper practice set 2. We are going to discuss the maths section over here. Okay, so let's start with the first question, which was the 22nd question in the paper. So the 22nd question says that a trader lists his article at 20% above the cost price. ठीक है, basically list price, you should know that the price which you see when you are buying something on the tag. So list price is also the tag price, it is also called the mark price. तो क्या दिया हुआ है कि वो अपना जो आर्टिकल है उसको क्या प्राइस में लिस्ट किया हुआ है उसने 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, यानी वॉट एवर इज द कॉस्ट प्राइस, जैसे कि समझ लीजिए 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, तो उसने 20% कॉस्ट प्राइस का 20% उसका प्राइस रखा हुआ है, यानी 100 का 20% होता है 20 रुपीज, तो उसने लिस्ट प्राइस क्या रखी हुई है 120 रुपीज रखी हुई है. ठीक है, अब एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट. अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो वो 10% डिस्काउंट दे रहा है लिस्ट प्राइस के ऊपर, राइट. डिस्काउंट, और एक चीज, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पे दिया हुआ जाता है, मार्क प्राइस पे दिया हुआ जाता है. जैसे कि आप कुछ खरीदने चले गए, आपने जीन्स की प्राइस देखी समझ लीजिए 5000 और आपको बोला गया कि 10% डिस्काउंट है, तो वो 10% जो डिस्काउंट लगता है वो मार्क प्राइस के ऊपर लगता है, यानी लिस्ट प्राइस के ऊपर लगता है. तो रिमेंबर दिस थिंग्स, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, वैसे ही जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगता है, मार्क प्राइस पे लगता है. ओके फाइन. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी बिल्कुल दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है. जैसा कि मैंने बताया, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो और दिया गया है कि लिस्ट प्राइस 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस रखा हुआ है, तो 20% ऑफ 100 क्या होगा 20 रुपीज होगा. तो लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 120 रुपीज. ठीक है, 120 रुपीज प्राइस आ जाएगी. तो 120 रुपीज ये क्या है, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस है 120 रुपीज. अब डिस्काउंट 10% दिया है, तो 10% किसका 120 का, तो 120 का 10% क्या होता है, वो होता है 12 रुपीज, यानी 12 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है. तो 120 में से 12 हटा दो तो यानी 108 रुपए मिल रहे हैं. अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड हिज गेन परसेंटेज, यानी डेफिनेटली उसको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, बट यहाँ पे वो लोग क्या पूछ रहे हैं, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है. ठीक है, अगर मैं गेन इन रुपीज पूछता आपको तो आपके पास आंसर आ चुका था 108, और उस सीपी कितना है 100 रुपीज है, तो 108 में से 100 जाएगा तो 8 रुपीज प्रॉफिट. बट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पूछा गया, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया. तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी. देखिए, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो हम प्रॉफिट इन रुपीज अपॉन सीपी लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर. अब गेन, जिसको प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो गेन कितना है 8 रुपीज अपॉन 100 कितना है कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100, तो 100 कैंसिल आउट 8%, यानी इस पूरे ट्रांजेक्शन में वो जो ट्रेडर है उसको कितने का फायदा हुआ, 8% प्रॉफिट हुआ. ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23. ओके, ये काफी इजी था, द जीरो ऑफ x प्लस 2. अब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर, हमें सबको पता है पॉलिनोमियल चैप्टर, जीरो का मतलब क्या होता है ये भी हमें पता है. तो जनरली हमें जीरो ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू जीरो, वी इक्वेट इट टू जीरो. सो x की जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो अभी x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा -2. ओके, तो इसका जीरो क्या है -2 है. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा -2, विच वॉज वेरी इजी. दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी. नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. ओके, देखिए, x कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 days, y can do 40% of the work in 40 days, and z can do 1/3 of the work in 13 days. Who will complete the work first? ठीक है, देखिए इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है. जब आपको बोला है 1/4 ऑफ अ वर्क, ठीक है, 1/4 ऑफ अ वर्क, कोई भी एक काम है, ठीक है, उसका 1/4, तो हम मान लेते हैं पूरा काम अगर हो तो वो 1 वर्क होगा. अब मैं 1/4 बोल रहा हूं, राइट, 1/4 यानी कोई पूरी क्वांटिटी का 1/4, तो पूरी क्वांटिटी हम समझ लेते कि वो 1 है. ठीक है, तो 1/4 ऑफ वर्क, तो मैं यहां लिखता हूं 1/4 वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे, 10 डेज लगेंगे. ठीक है,
तो पूरा वर्क कब होगा, जब मुझे 1 मिलेगा, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो वहां पे भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 वर्क, यानी ये पूरा वर्क मुझे कब मिलेगा, जब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई 4 करूंगा। तो यहाँ पे करने के बाद मुझे क्या मिला, 4 इंटू 10 40 डेज, यानी x को पूरा काम कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, 40 डेज। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब y क्या है, y कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, y 40% काम कर रहा है 40 दिनों में। ओके, अब देखो पूरा काम वापस क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, हम पूरी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं। तो यानी ये जो 40% है, ये जो 40% ऑफ वर्क है, ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 40 डेज। ओके, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, इस 40 को मुझे 100 बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बात देखो आप, 4, तो मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय, देखो मल्टीप्लाइड बाय, मुझे 100 चाहिए, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 100 बाई 40 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 40 कैंसिल हो जाएगा, 100% मिल जाएगा मुझे। तो सेम चीज मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 अपॉन 40। ठीक है, तो यहाँ पे ये 40 कट, ये 40 कट, मेरे पास क्या बच गया, 100%। तो 100% वर्क के लिए मुझे कितना ये लगेगा दिन, 40 कैंसिल आउट, 40 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 100 डेज। यानी y को पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 100 डेज लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों 5/2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये 100/40 को अगर आप रिड्यूस करो तो वो आपको देगा 5/2। देखो 0 0 कट, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो 5/2। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे 5/2 से भी मल्टीप्लाई करते, यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर। ठीक है, नाउ z का देख लेते हैं, z का क्या दिया हुआ है, z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। अब ये वापस इजी है, अगर वो 1/3 वर्क है, 1/3 वर्क कितने दिन में, 13 डेज में, तो पूरा वर्क यानी 1 वर्क, तो मुझे इंटू 3 करना पड़ेगा, यहाँ भी इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 और 3 कैंसल, यानी 1 वर्क करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, 39, 13 3 सा क्या होता है 39, तो 39 डेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Z विल कंप्लीट दी वर्क फर्स्ट, क्योंकि सबसे कम टाइम उसने लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सबसे कम टाइम उसने लिया है तो उसने सबसे जल्दी काम खत्म किया है। ओके, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा वो यानी रिलेटेड है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए टू सॉल्व दिस। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूंगा, ए बी होल रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई है, यानी ये मेरा पूरा डिनोमिनेटर है, ये जो पूरा है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे खाली ए बी है, यहाँ पे अंडर रूट ए बी है, तो मैं क्या करूंगा, इस रूट को हटा दूंगा। तो इस रूट का मतलब क्या होता है, जब भी आप स्क्वायर रूट देखो, इसका मतलब क्या होता है, पावर में हाफ है, इसका मीनिंग क्या होता है, पावर में हाफ है, यानी समझ लो स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा है, तो इसका मतलब है ए रेस टू हाफ, यानी स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर में हाफ। ठीक है, तो यहां से मैं ये स्क्वायर रूट को रिमूव कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी रेस टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे माइनस एक्स तो ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस वाई बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा a अपॉन बी माइनस जेड बाई 2। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद देखिए न्यूमरेटर आपका है a अपॉन बी होल रेस टू एक्स, और डिनोमिनेटर है आपका a अपॉन बी होल रेस टू माइनस एक्स बाई 2। वी नो दैट when we have same base in numerator and denominator, what do? We subtract the power, okay, and we subtract the denominator, the power of the denominator from the numerator. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x में से माइनस एक्स बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आई विल राइट x माइनस इन ब्रैकेट्स माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही करेंगे, बिकॉज ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, बेस सेम है, राइट, तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो y माइनस ब्रैकेट में माइनस वाई अपॉन 2।
a upon b z माइनस ब्रैकेट माइनस z अपॉन 2, ठीक है। ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? ओके, ऑन सॉल्विंग दिस देखिए, जब मैं ब्रैकेट रिमूव करूं पावर की तो मुझे मिलेगा x प्लस एक्स बाई टू, वाई प्लस वाई बाई टू, जेड प्लस जेड बाई टू, ठीक है। और अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे सॉल्व होगा? 2 इंटू एक्स होगा, तो 2 इंटू एक्स क्या होता है? 2x प्लस एक्स, यानी वो होगा 3x अपॉन 2, ये होगा 3y अपॉन 2, ये होगा 3z अपॉन 2, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि। अब तीनों बेस सेम है, बेस के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर्स क्या होती है? ऐड होती है, तो पावर्स ऐड होती है, तो a अपॉन बी पावर आएगी 3x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 3z अपॉन 2। अब तीनों में 3 अपॉन 2 कॉमन है। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, हमारे पास एक ऑप्शन कैसा दिया हुआ है जिसमें कि 3 ऐसा कॉमन है और हाँ 2 भी कॉमन है। इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है a अपॉन बी ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2, यानी दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? 3x प्लस 3y प्लस 3z, इसमें से तीनों में से 3 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स ये जो है दैट इज आवर आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट और वो हमारा आंसर रहेगा। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 26th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 26th क्वेश्चन के अंदर? लेट्स सी। देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 9 मीटर्स। स्लांट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 9 मीटर्स, एंड रेडियस ऑफ इट इज, रेडियस ऑफ बेस यानी R हमें दिया हुआ 12 मीटर्स, ठीक है। तो सिंपल सा सम है, खाली 8th के लेवल से थोड़ा सा हाई है बट इट्स इजी, आपको सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? देखिए, इसका सिंपल मेथड है याद करने का। कोन का बेस जो होता है वो सर्कल होता है, राइट? तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये जो साइड का कर्व्ड सरफेस होता है उसका एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि कैसे डिराइव हुआ वो मैं आपको इन सम अदर वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है। तो ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो पाई आर कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एल, ओके। तो ये हमें ढूंढना है, तो मैंने ये सिंपली लिख दिया। अब स्लांट हाइट दी है 9 और रेडियस ऑफ बेस दिया है 12, सिंपली इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। तो आंसर क्या है? 792 मीटर स्क्वायर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 792। ओके, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इजी क्योंकि डायरेक्टली क्यूब रूट ही दिया हुआ है। अगर आपको क्यूब रूट याद है देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। सो देखिए यहाँ पे क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर में 1/3। यहाँ पे 729 के पावर में क्या है? 1/3। 4 का क्यूब होता है 64 और 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 64 को रिप्लेस करके 4 क्यूब लिख दिया और 729 की जगह 9 क्यूब लिख दिया। अब पावर में यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/3 है, यानी 3 और 3 कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे 9 रेज टू 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/3 यानी 3 कैंसिल। बचा के आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 4 9 से क्या होता है? 36। तो इसका आंसर होगा 36, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का, विच इज क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए, ये भी सम थोड़ा इजी था बट पढ़ के समझने की जरूरत थी। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता देन यू वुड हैव इजीली गॉट द आंसर। देखो, अब क्या बोला गया है? अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/7 ऑफ अ सम ऑफ मनी, ठीक है। कुछ तो भी सम ऑफ मनी है, उसका 3/7 पार्ट ढूंढने बोला गया है। तो ये जो सम नहीं पता है उसको हम x ले लेते, यानी उसको बोला क्या गया है कि भाई आपको करना है 3/7 ऑफ x, ठीक है। तो आपको करना क्या है? 3/7 ऑफ x। वो स्टूडेंट को 3/7 ऑफ x करना था, पर उसने किया क्या? उसके बजाय उसने क्या किया? द स्टूडेंट मेड अ मिस्टेक बाय डिवाइडिंग द सम, यानी डिवाइडिंग द सम। x को उसने क्या किया? डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 3/7, ठीक है।
एंड देन गॉट एन आंसर, तो उसको इसका कुछ आंसर मिला, तो इक्वल्स टू कुछ आंसर मिला विच एक्सीडेड द करेक्ट आंसर, ठीक है, विच एक्सीडेड द करेक्ट आंसर बाय 80, यानी करेक्ट आंसर से 80 ज्यादा उसको मिला, जो भी करेक्ट आंसर था उससे 80 ज्यादा। अब अगर मैं 3/7 ऑफ x करता तो मुझे सही आंसर मिलता, यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या है 3/7 ऑफ x, तो मैं क्या लिखूंगा 3/7 ऑफ x, ये करेक्ट आंसर था, बट 80 रुपीज उसको इससे ज्यादा मिला प्लस 80, ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। एक बार आपने इक्वेशन फ्रेम कर लिया, देन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x इज वेरी इजी, राइट। तो हमने इसको यहाँ नीचे सॉल्व किया है, तो यहां हमने क्या किया, देखिए ये इक्वेशन लिख लिया। अब 3/7 इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 3x/7 लिख सकते हैं प्लस 80, ठीक है, तो यानी x डिवाइडेड बाई 3/7 इक्वल्स टू 3x/7 प्लस 80। ओके, अब LHS में क्या करूंगा, मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो जो भी उसके बाद में रहेगा उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो 3/7 हो जाएगा 7/3 इक्वल्स टू 3x/7 प्लस 80, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, इस x इंटू 7/3 को मैं लिख सकता हूँ 7x/3, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा कर दूंगा 7x/3 लिख दूंगा। अब ये जो 3/7x है, सॉरी, उसको मैं यहां लेके आऊं तो क्या हो जाएगा माइनस 3x/7 हो जाएगा इक्वल्स टू 80। अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन का एलसीएम निकालेंगे। व्हेनेवर वी टेक आउट द एलसीएम ऑफ द होल इक्वेशन, सॉल्व करने के बाद एलसीएम को आप हटा दो और आपके पास कोई भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन बचेगा नहीं आपके इक्वेशन में। देखिए कैसे, ओके, इसमें पर्टिकुलरली खाली LHS का एलसीएम निकाला है, ओके, अगर पूरे इक्वेशन का एलसीएम निकाला रहता देन आई वुड हैव टोल्ड यू दैट, बट यहाँ पे खाली इसका एलसीएम निकाला है विच इज 21, तो 3 इंटू 7 इज 21, तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 इंटू 3 इज 21, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7 से 49x माइनस 3 3 9x, तो 49 माइनस 9 क्या होता है 40x, तो ये आएगा 40x/21 इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब ये जो 21 है उसको हम वहां लेके जाएंगे तो वो 80 इंटू 21 हो जाएगा, 40x इक्वल्स टू क्या होगा 80 इंटू 21, ओके, एंड देन ये 40 को यहां से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, 41 जा 42 जा 2 इंटू 21 क्या आएगा 42, यानी जो नंबर था x जो था वो 42 था, और हमने बोला क्या था करने 3/7 ऑफ 42, यानी 7 1 जा 7 6 जा 6 3 जा 18, तो उसका आंसर आना चाहिए था 18, बट उसका आंसर क्या आया था 78 आया था। क्यों 78? क्योंकि हमें इक्वेशन में बोला गया है ना कि 80 ज्यादा आया था ओरिजिनल आंसर से, तो ओरिजिनल आंसर ये क्या आया 18 आया, तो 18 प्लस 80 78। हालांकि हमें ये तो पूछा नहीं है कि उसका आंसर क्या आया था, हमने तो खाली ये पूछा कि करेक्ट आंसर क्या था, तो करेक्ट आंसर था 18, उसका आंसर आना चाहिए था 18, तो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बाय दिस वी एंड दिस वीडियो ओवर हियर ओनली, थैंक यू।